हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है शानदार होंगे। हिंदी और अंग्रेजी के पेपर आप लोगों के बेहतरीन गए होंगे। इस चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे कवर करे जाएं। हिंदी में भी ऐसा हुआ और हिंदी का पेपर लगभग आप ये मान लीजिए 100% जो चैनल के माध्यम से वीडियोस बनाकर जो चीजें रखी गई आपके सामने, वहां से लगभग पूरे क्वेश्चन सारी चीजें बोर्ड एग्जाम में आई। इंग्लिश में भी ऐसा हुआ। अब बारी बच्चों फिजिक्स की है। फिजिक्स एक कठिन सब्जेक्ट है, आप सभी लोग जानते हैं, कई लोगों को डर लगता है। तो फिजिक्स के ऊपर लगभग 5 वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन की लिस्ट सबसे पहले डली हुई है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन की पूरी लिस्ट है, 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जहां से लगभग पूरा फंसने वाला है वो डला हुआ है, न्यूमेरिकल्स की लिस्ट बच्चों आपके लिए है, और सबसे बड़ा जो वीडियो होने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, वो है बच्चों ऑब्जेक्टिव। सभी को समस्या है ऑब्जेक्टिव कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कहां से पढ़ें ऑब्जेक्टिव। तो इन सभी चीजों का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। बच्चों, वैसे तो मेहनत किसी भी टीचर को हर वीडियो बनाने में उसके पहले मटेरियल तैयार करो। मैंने तो सारे वीडियोस लिख लिख कर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लिख लिख कर सारे पेजेस ढूंढ ढूंढ कर चीजें लिखी। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी। मैं लगातार 5 घंटे से टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ के लिख रहा था। पूरे मैंने जो मॉडल पेपर्स अलग अलग गाइड्स में दिए हुए थे, उन सारे मॉडल पेपर्स को स्टडी करा, पुराने 5-7 साल के पेपर स्टडी करा, और जो मेरा खुद का नॉलेज है, 10-11 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, उन सब चीजों को निचोड़ कर मैंने लगभग 10 से 11 पेज आपके सामने भी आएंगे एक एक करके, उसमें पूरी स्लाइड तैयार करी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रॉमिस करता हूं, ये दावा करता हूं कि अगर आप सभी लोगों ने थोड़ा सा मेहनत इस वीडियो पर करा, जितना हम लोगों ने करा उतना आप भी करेंगे, तो 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स फिजिक्स में आते हैं। 28 नंबर यहां से बाहर नहीं जाएंगे, इस चीज की गारंटी है। तो बच्चों, 28 नंबर कम नहीं होते। अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे जाएंगे तो ये सब 12-14 नंबर की रेंज में ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बट ऑब्जेक्टिव अकेला 28 नंबर आपको दिलाने वाला है। जिन लोगों को ऐसा डर लग रहा होगा कि वो पास नहीं हो सकते या पास होने के लिए उनको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है, वो यहां पर जरूर काम करें। 28 में से अगर आप 20 सही करके आते हैं, 2-3 नंबर आपको कहीं और से मिल गए, तो पास होने वाली जो टेंशन है ये खत्म हो जाएगी। आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने एक पूरा पैटर्न बना रखा है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं बच्चों, तो आप ये मान लो कि ये 7-8 कैटेगरी जो है ऑब्जेक्टिव्स की, इन्हीं कैटेगरीज में से पूरे फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहीं से बनते हैं। जैसे यूनिट्स, आप एक चीज देखना, पेपर में जनरली ऑब्जेक्टिव्स में ढेर सारी क्वांटिटीज की यूनिट्स पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है, करंट का यूनिट क्या है, पोटेंशियल का, ऐसे आपको ढेर सारे यूनिट्स फिजिक्स में हैं। उनमें से छांट छांट कर जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे यहां आपको लिस्ट में मिलेंगे। एक बात और बता दूं, ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में आपको यूनिट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों के नाम, उनकी डिस्कवरीज, ये सारी मिलने वाली है। इस वीडियो की मदद से आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूले की लिस्ट है, अगर आप वो फॉर्मूला तैयार कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव में वो फॉर्मूले पूछे जाएंगे, प्लस उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, कहने का मतलब 28 नंबर तो आपको यहां से मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस 1 घंटे में जो आप मेहनत करने वाले हो, 1-1.5 घंटे जो भी आपको इसके ऊपर काम करने में लगे, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर होंगे, उसमें आपके और छोटे छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगी। तो इस कैटेगरी में, ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में, जो पहला आपको स्टडी करना है वो है यूनिट्स। यूनिट्स के साथ ही साथ आप कुछ टॉपिक्स के, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले भी प्रिपेयर कर लें। तो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले एक हिस्सा ये हो गया। वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, ढेर सारी वैल्यूज आपसे पूछी जाती है। वैल्यूज में
जैसे आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, इस तरीके से आपको प्लांक्स कांस्टेंट है, ऐसे ढेरों कांस्टेंट वैल्यूज है, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज भी हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी यूज करते रहते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में अलग से भी पूछे जाते हैं। तो इन पर भी काम करना है। और इस पूरे वीडियो में बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो है फॉर्मूले। फिजिक्स में फॉर्मूलों की भरमार है, हर चैप्टर में आपको भर भर के फॉर्मूले मिलेंगे। आप में से कई लोगों ने हो सकता पहले ही जब आप साल भर से फिजिक्स पढ़ रहे होंगे किसी यूट्यूब चैनल से, किसी कोचिंग में जाकर, वहां पर आपने जो भी पढ़ा होगा, आपने हो सकता आपके टीचर ने आपको माइंड मैप बना के दिया हो, माइंड मैप में फॉर्मूलों का पूरा चार्ट हो, लिस्ट हो। अगर वो आपको याद है तो यहां से आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप ये वीडियो देखोगे तो आपको लगभग लगभग फॉर्मूले मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं, उन फॉर्मूलों से आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प मिलेगा, प्लस आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स, आपसे ढेर सारे एग्जांपल पूछेंगे, जैसे ओमिक रेसिस्टेंस क्या होता है, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस के एग्जांपल बताइए, सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल दीजिए। ऐसे कुछ एग्जांपल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस कभी कभार ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। एक कैटेगरी हो जाती है। अगली कैटेगरी है बच्चों यूनिट कन्वर्जन। कई बार आपको एक यूनिट में वैल्यू दी रहेगी, दूसरे यूनिट में क्या होगा वो पूछेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू, तो आपको आंसर लेके आना है 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। 1 मिली एम्पियर, तो आपको लिख के आना 10⁻⁻3 एम्पियर। इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो हो सकता है अपने नॉलेज से ये कन्वर्जन कर पाए, बट जिन लोगों में थोड़ा सा भी दिक्कत है, उतना अच्छा फिजिक्स अभी तक नहीं पढ़ पाए थे, उनके लिए यहां पर मैंने ढेर सारे कन्वर्जन दे रखे हैं, वो आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट रहेगा बच्चों नेम ऑफ साइंटिस्ट। ढेर सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके आपको थ्योरीज, लॉज, प्रिंसिपल्स, इस तरीके की चीजें मिलेंगी, या उनकी कोई डिस्कवरी होगी वो मिलने वाला है। तो कुछ 10, 12, 15 साइंटिस्ट के नाम आप जरूर याद रखिए, और उनकी डिस्कवरीज या उनका लॉ या उनका फॉर्मूला, कोई इक्वेशन उनने बनाया हो, कोई थ्योरी दी हो, तो वो चीजें अगर आपको याद है तो वहां से भी आपको 2-4 ऑब्जेक्टिव्स मिल सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी रहेगा बच्चों कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अभी तो ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल में रख के थ्योरी वाला पोर्शन 70 नंबर वाले से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ता है, जिनकी स्टडी करनी पड़ती है। तो ऐसे 2-4-5 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी अपन लोग लास्ट में देखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप ये कैटेगरी पर काम करते हो, ये जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है, मैंने जो मेहनत करी है वो तो आपके सामने आ ही रहा है। हो सकता है आपने पहले से मेहनत करके भी आप इस तरह के मटेरियल्स आपके पास होंगे, या अभी आपके पास टाइम 1-2 दिन का गैप है, तो उस गैप में भी आप चाहें तो इसके ऊपर काम करके लगभग 28 नंबर की तैयारी आप इस वीडियो के माध्यम से और आप अपनी मेहनत के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी कैटेगरीज पर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी बच्चों यूनिट्स है। देखिए यूनिट्स में अगर आप जाएंगे तो ढेर सारे यूनिट्स हैं, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, आने की संभावना है, उनको कवर करने की कोशिश करी है। जिसमें जैसे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, परमिटिविटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये टॉपिक्स के यानी फिजिकल क्वांटिटीज के नाम हो गए, और ये उनके यूनिट्स हैं। और उनमें से जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले, कभी कभार एकाध डायमेंशन, बहुत ज्यादा नहीं आता क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला 11th का टॉपिक है, बट 12th फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने कुछ 2, 4, 6 के यहाँ पर दे रखे हैं, आप चाहें तो बाकियों के सर्च करके भी याद कर सकते हैं, या डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपने 11th में पढ़ा है तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है वो उस पर आप चाहे तो काम कर सकते हैं। मैंने मेन यहाँ पर लिख रखा है। इसमें बच्चों कुछ शॉर्ट में भी है, जैसे यहाँ N/C है, तो आपको समझना पड़ेगा ये न्यूटन पर कूलम है, V/M वोल्ट पर मीटर है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनके यूनिट नहीं होते, तो वो भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 में से 3 यूनिट्स रहेंगे और चौथा ऑप्शन उसमें लिख दिया यूनिटलेस या नो यूनिट, तो आपको टिक करना है। पोटेंशियल वोल्ट, कैपेसिटेंस फैरड, और ये इनके डायमेंशनल फॉर्मूले। नेक्स्ट बच्चों इसी में यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूलों में रेसिस्टिविटी ओम इंटू मीटर, कंडक्टिविटी ओम इनवर्स,
मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को मो बोलते हैं, MHO मो पर मीटर, मीटर को अपॉन में ले आओगे, पावर -1 से +1 हो जाएगा, तो मो पर मीटर ये कंडक्टिविटी का यूनिट है। परमिएबिलिटी हेनरी पर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर गॉस। ये तीनों SI यूनिट्स हैं। चौथा यहाँ CGS यूनिट है। आपको मालूम होगा यूनिट्स में SI और CGS दो कैटेगरी चलती है, तो संभव हो तो आप दोनों याद कर लीजिए, लेकिन SI यूनिट जरूर याद करें आप। इसी तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कूलॉम इनटू मीटर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, WB से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस को कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों इसका यूनिट हेनरी होता है, H से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर ऑफ लेंस आप सभी लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा इसको, इसका यूनिट होता है डायोप्टर, D से। प्लांक्स कांस्टेंट H लिखते हैं प्लांक्स कांस्टेंट को, इसका यूनिट होता है जूल इनटू सेकेंड। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ढेर सारी ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। कुछ वैल्यूज तो ऐसे भी होंगे जो न्यूमेरिकल में आपको गिवन भी होंगे, और कुछ होंगे जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए होंगे। एलिमेंट्री चार्ज, इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ये मिलता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। वैल्यू होती 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलॉम। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम, वैक्यूम या एयर, एयर भी हो सकता है, वैक्यूम और एयर के लिए परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मैंने तीनों लाइन से लिख दिया, 9.1 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो अप्रॉक्स में दोनों को आप यही वैल्यू याद कर सकते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.76, कहीं कहीं 77 भी लिखा होता है, 10⁻11 कूलॉम पर kg। इसी तरीके से आप चाहें तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी सर्च करके उसको भी याद कर सकते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एक कूलॉम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलॉम चार्ज जो है उसको बनाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये वैल्यू भी आप याद कर लीजिए, इससे कई बार ऐसा होगा कि आपसे पूछेंगे 100 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू में। 100 माइक्रो कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 100 माइक्रो कूलॉम को कूलॉम में कन्वर्ट करेंगे 100 इंटू 10⁻⁻6, उसका इंटू ले जाकर आपको करना रहेगा 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब एक कूलॉम चार्ज में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप उसकी मदद से चार्ज की कोई सी भी वैल्यू गिवन हो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, तो ये काम की चीज है। 8th है बच्चों इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर और वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर वैक्यूम के लिए 1 माना जाता है। एयर ढेर सारे गैसेस का कॉम्बिनेशन है जिनमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इनके भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही होते हैं। यानी ओवरऑल एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो एयर और मेटल ये दो आपको याद रखने हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर में मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उनकी जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, उसकी एवरेज वैल्यू को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरली 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होती है। मतलब ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन इस ऑर्डर में रहेगी, 10⁻⁻4 आपको मिलेगा, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल स्पीड है, यहां लिखा नहीं है, आप चाहें तो उसको भी सर्च करके याद कर सकते हैं। वैल्यू मैं बता दे रहा हूं, 10⁻5 टू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये थर्मल स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की। फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज और पैरेलल मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उस पर फोर्स नहीं लगता, यानी 0 वैल्यू आएगी।
और अगर वो पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तब भी उस पर फोर्स 0 आएगा। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करें मैग्नेटिक फील्ड के तो उनके ऊपर फोर्स लगता है QVB, और उनका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। तो ऐसी चीजें भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। भाई चार्ज नहीं लगा है, रेस्ट में है, तो पाथ बनेगा ही नहीं। पैरेलल मूव कर रहा था, फोर्स नहीं लगा, तो वो स्ट्रेट चलता जाएगा, यानी उसका पाथ स्ट्रेट होगा। और अगर परपेंडिकुलर गया वो मैग्नेटिक फील्ड के तो फिर उसका पाथ सर्कुलर होगा और उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू आएगी QVB। नेक्स्ट है बच्चों फेज डिफरेंस। आप ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर 7th चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर आपको AC सर्किट्स पढ़ाए जाते हैं। 7 तरह के सर्किट्स होते हैं, R सर्किट, C सर्किट, L सर्किट, RL सर्किट, RC सर्किट, LC सर्किट, LCR सर्किट। सातों सर्किट्स में फेज डिफरेंस निकालने बोलते हैं कभी कभार बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कई जगहों पर फिक्स्ड है, तो वहां पर ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए। जैसे अगर ऑल्टरनेटिंग सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस R सर्किट यानी जिसमें केवल रेसिस्टेंस लगा है तो वहां के लिए फेज डिफरेंस 0 आता है, यानी करंट और वोल्टेज एक साथ होते हैं। C सर्किट में और L सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। इसको आप थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि C सर्किट में वोल्टेज पीछे रहता है, करंट आगे, यानी करंट लीड कर रहा होता है, और L सर्किट में इसका उल्टा हो जाता है, वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करने लगता है। लेकिन फेज डिफरेंस दोनों ही सर्किट में π/2 का रहता है, यानी वोल्टेज और करंट में π/2 का डिफरेंस है। इसके बाद अगर LC सर्किट होगा बच्चों जिसमें L और C दोनों लगे होंगे तो वहां पर भी फेज डिफरेंस π/2 आता है। बाकी के जो सर्किट्स हैं उनमें फेज डिफरेंस की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उनके आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं। अपने इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। यहां लिखा नहीं, आप चाहें तो इसको भी लिखकर याद कर लीजिए इंडिया में। इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये फिक्स नहीं है, कुछ कंट्रीज में 60 हर्ट्ज का भी करंट बनाया जाता है। इंडिया में 50 हर्ट्ज का करंट होता है, यानी AC करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि DC करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बैटरी से निकलने वाले करंट की फ्रीक्वेंसी, बैटरी से निकलने वाले करंट को DC करंट बोलते हैं। तो DC करंट की फ्रीक्वेंसी बच्चों 0 होती है। तो ये कुछ वैल्यूज थी। इसके अलावा कुछ और भी वैल्यूज हैं। पावर फैक्टर, हर AC सर्किट का कुछ ना कुछ पावर फैक्टर होता है। अगर सर्किट में केवल रेसिस्टेंस लगा है, R सर्किट बोलेंगे उसको, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos phi। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि R सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है। अगर फेज डिफरेंस 0 है तो cos 0 की वैल्यू बोलिए कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए R सर्किट का पावर फैक्टर 1। L सर्किट, C सर्किट और L सर्किट, इन तीनों का पीछे मैंने बताया कि फेज डिफरेंस π/2 होता है। तो cos π/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यानी L सर्किट हो, C सर्किट हो या LC सर्किट हो तो उसके लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे कि R सर्किट में पावर फैक्टर कितना होगा, L सर्किट में कितना होगा, LC में कितना होगा, C सर्किट में क्या होगा, या फिर इन्हीं सर्किट्स में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो ये काफी छोटे छोटे, इसलिए मैंने किसी स्लाइड पर ऊपर लिख रखा था छोटी मगर मोटी बातें। मतलब लोग इनको बहुत छोटा समझते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस के पीछे पड़े रहते हैं, बट यहाँ पर जो चीजें मैंने लिखी हैं बच्चों वो वाकई में छोटी मगर मोटी बातें, क्योंकि ये 28 नंबर दिलाने वाली है आपको। इसी तरीके से वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, इसमें मैं आपसे बोलूंगा आप चैप्टर नंबर 8 में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, स्पेक्ट्रम है, उन सभी का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक टेबल है, वो आप बुक में कहीं भी ढूंढेंगे मिल जाएगा। अगर याद कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप पूरा याद कर लो, या फिर कुछ खास खास जिनका पूछा जाता है जैसे लाइट, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूजफुल चीज है, बिना लाइट के कुछ भी नहीं होता। तो जो विजिबल लाइट है इसका वेवलेंथ का रेंज एक दो बार आ चुका है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। कुछ किताबों में यहाँ 3900 एंगस्ट्रॉम भी रहेगा, तो आप दोनों लिखेंगे सही मान लिया जाएगा। तो 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होता विजिबल लाइट का। इसी तरीके से रेडियो वेव्स का भी वेवलेंथ का रेंज होगा, माइक्रोवेव का होगा, एक्स रेस का होगा, गामा रेस का होगा। तो आप चाहें तो उनका भी जाकर पूरा टेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेंज याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से जरूर आएंगे, 2 या 4 भी आ सकते हैं, तो वहां पर ये रेंज पूछ लिए जाते हैं।
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये सभी को याद होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड वैक्यूम में, यानी कि एयर और वैक्यूम में। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ कुछ मीडियम के आपको याद करने और रहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वैक्यूम या एयर के लिए देखेंगे आप तो वो 1 आएगा, वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.33, ग्लास के लिए 1.5, 1.52, 1.53 इस रेंज में आपको मिलेगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी तरीके से फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऐसी वैल्यूज आपको याद रखना बच्चों। 1 ग्राम मास, ये क्वेश्चन भी 1-2 बार आ चुका है कि अगर हम 1 ग्राम मास को, मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करें, किसी बॉडी का अगर 1 ग्राम मास कम हो जाए और उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करा जाए तो कितनी एनर्जी आएगी। इसके लिए मैं फॉर्मूला भी बता दे रहा हूं, आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन जो है E बराबर mc², वहां आप m की जगह 1 ग्राम, ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻³ kg आएगा, और c² उसमें रहता फॉर्मूले में, c की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अप्रॉक्स में जो वैल्यू मिलेगी 9 × 10⁻13 जूल, यानी 1 ग्राम मास 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। अगला है एनर्जी इन फिजन ऑफ 1 यूरेनियम न्यूक्लियस, अगर यूरेनियम का जो हैवी न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस को ब्रेक करें लाइटर न्यूक्लियाई में, तो इस प्रोसेस में लगभग कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों एनर्जी निकलती है। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। 14th चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव अगर आते हैं तो वहां से आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव देखने मिलेंगे कि फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसके लिए एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप किनके किनके बीच निकालते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप है बच्चों वो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस तरीके से पूछा गया कि भाई कंडक्टर्स के लिए कितना होता है, तो कंडक्टर्स तो देखिए बहुत तरह तरह के होते हैं, तो सभी की वैल्यू याद करना पॉसिबल नहीं, तो आप वहां लिख सकते हैं <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इंसुलेटर्स यानी जिन मटेरियल से करंट फ्लो नहीं होता है उनके लिए एनर्जी गैप ज्यादा होता है। कितना ज्यादा, तो सर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप अगर है तो मटेरियल इंसुलेटर है। फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस कैटेगरी में जो आते हैं उनका अप्रोक्सीमेटली 1 लिखा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो उसी में से एक जर्मेनियम है, जर्मेनियम का 0.72 है, तो ये वैल्यू 1 के आसपास है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है भाई। सिलिकॉन के लिए अलग वैल्यू होगी, जर्मेनियम के लिए अलग होगी, कोई और सेमीकंडक्टर होगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी, बट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही रहेगी। और मेटल्स के लिए, मतलब जो अच्छे मेटल्स हैं, जो अच्छे कंडक्टर्स हैं, उनके लिए एनर्जी गैप 0 होता है। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नियरली, तो आप आंसर लेके आएंगे उसका 0। डिप्लीशन लेयर, बच्चों आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा होगा। जंक्शन डायोड में जंक्शन वाले एरिया में डिप्लीशन लेयर बनता है जिसमें चार्ज कैरियर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, केवल इमोबाइल पॉजिटिव आयन और इमोबाइल नेगेटिव आयन्स रह जाते हैं। तो वहां पर जितनी चौड़ाई में, जितने रीजन में, जितने सेपरेशन में, गैप में जो अपने चार्ज कैरियर्स हैं ये खत्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। उस डिप्लीशन लेयर का जो वैल्यू है वो इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 मीटर है। यहाँ पर ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, ये ऑर्डर में है, यानी 10⁻⁻6 मीटर के साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई छोटा मोटा नंबर भी हो सकता है, बट आपको एग्जाम में यही लिख के आना है। बैरियर पोटेंशियल, तो ये जो डिप्लीशन लेयर होता है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसको बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू बच्चों 0.7 वोल्ट है। तो ये भी आपसे एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ खास खास वैल्यूज थी, ये वैल्यूज आपको
कुछ न्यूमेरिकल्स में गिवन भी होते हैं, और अगर न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज गिवन है उसके अलावा आपसे अगर कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है वैल्यू में, तो आपको ये पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, फॉर्मूला। फॉर्मूला हर बच्चे जो अच्छा पढ़ रहे थे अभी तक, उनने एक माइंड मैप बनाया होगा, एक चार्ट बनाया होगा, चैप्टर वाइज फॉर्मूले की लिस्ट। अगर वो आपको याद है तो बेस्ट ऑफ बेस्ट, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है, दिक्कत है, कुछ फॉर्मूले भूल रहे हैं, तो खास खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी मदद करेंगे, एक लिस्ट मैंने बना रखी है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल P साइन थीटा और उसका वेक्टर फॉर्म P क्रॉस E, साइन थीटा हटा देंगे, बीच में क्रॉस लग जाएगा। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस PE कॉस थीटा, ये सब फॉर्मूले पहले चैप्टर के हैं। पहले चैप्टर में आप गॉस लॉ पढ़ते हो, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, उसकी वैल्यू आती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये तब का है बच्चों जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम हो, तब ये फॉर्मूला होता। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड होगा तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ K का मल्टीप्लाई होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा। और एक और भी इसमें फॉर्मूला है कि अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ हिस्से में एयर है और कुछ हिस्से में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तब उसके लिए अलग फॉर्मूला है। आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर वो वाला फॉर्मूला भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर का काम ही होता है एनर्जी स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। इसके बाद थर्ड चैप्टर में आते हैं बच्चों। थर्ड चैप्टर में भी ढेर सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें इंटरनल असिस्टेंस, सेल में जो इंटरनल असिस्टेंस होता है उसके लिए फॉर्मूला स्मॉल r कैपिटल R E बाई V माइनस 1 कैपिटल R। यहाँ पर एक्सटर्नल असिस्टेंस, E का मतलब EMF, V का मतलब वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। हीट, हीट या फिर आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलें, या आप ये भी बोल सकते हैं वर्क डन बाय द सोर्स टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए सोर्स को जो वर्क करना पड़ता है वो हीट के फॉर्म में सर्किट में जनरेट होता है, तो आप उसको हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन भी बोल सकते हैं। उन सभी के लिए कॉमन फॉर्मूले VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। इन तीनों से अगर आप टाइम हटा देंगे, मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही वर्क डन, या फिर आप इसको हीट जो भी कह रहे हैं, टाइम से डिवाइड करने पर ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पावर का भी फॉर्मूला यहाँ है, तो ये तीनों याद है, T हटा दो, पावर का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको डेरिवेशंस में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। VD इक्वल्स टू EE अपॉन M टाउ, EV अपॉन ML टाउ। यहाँ E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसका भी एक फॉर्मूला निकल के आता, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो कई बार ये प्रिंसिपल लिखने 1 मार्क्स में आपसे जो 1 वर्ड या 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपसे प्रिंसिपल लिखने बोल दिया, तो आप लिख के आएंगे P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। बायो सेवर्ट लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा, DB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और इसका वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट फोर्स बच्चों दो तरह का मिलेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम लोग लॉरेंट फोर्स कहते हैं। तो मूविंग चार्ज के लिए फॉर्मूला रहेगा QVB साइन थीटा, और उसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना तो आप F पे एरो लगाओगे, और ये वाला फॉर्म लिखना है तो फिर F पे एरो मत लगाना। मैंने एरो इसलिए लगाया क्योंकि मैंने यहाँ दोनों फॉर्म लिखे, QV क्रॉस B। और दूसरा जो लॉरेंट फोर्स है ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर, एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो तब उस पे जो फोर्स लगेगा ILB साइन थीटा, इसको भी आप लॉरेंट फोर्स कह सकते हैं या मैग्नेटिक फोर्स। एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL, इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इक्वल्स टू QM इंटू 2L, यहाँ QM को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, 2L मैग्नेट का या मैग्नेटिक डाइपोल का लेंथ होगा। टॉर्क
ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, अगर मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि एक बार मैग्नेट को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क लगेगा उसका फॉर्मूला बनेगा mb sin थीटा। फेराडेज सेकेंड लॉ, फेराडे के दो लॉज हैं, दोनों का स्टेटमेंट भी मैंने 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपको याद करने दिया हुआ है। तो उसमें जो सेकेंड लॉ है वहां से फॉर्मूला बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं इसको। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यहाँ माइनस मिस हो गया, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी डेल्टा फाई लिखो या डी फाई लिखो, माइनस लगाना है ध्यान से। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, या इंडक्टेंस म्यूचुअल और सेल्फ के फॉर्म में जाएंगे तो फाई बी इक्वल्स टू एल आई या फाई बी इक्वल्स टू एम आई। एल का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, एम का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, आई मतलब करंट। मोशनल ईएमएफ, किसी कंडक्टर को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, अगर उससे एक सर्किट लगाकर सर्किट क्लोज करेंगे तो करंट भी फ्लो होगा। तो जो ईएमएफ आता है उस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV। यहाँ बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तब ये फॉर्मूला होगा, अगर कोई एंगल पे मूव कर रहा होगा तो फिर यहाँ साइन थीटा और लगेगा। हालांकि किताबों में आप जाएंगे तो BLV ही लिखा रहता है ज्यादातर जगहों पर, तो इसको याद कर लीजिए। 7th चैप्टर में आते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में कुछ वैल्यूज होती हैं, एवरेज करंट होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होता है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के लिए फॉर्मूला है आई आरएमएस आई नॉट अपॉन रूट टू। यहाँ आई नॉट का मतलब होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी कि मैक्सिमम करंट। सिमिलरली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू जो होता है उसका फॉर्मूला वी नॉट अपॉन रूट, मतलब आई नॉट की जगह वी नॉट आ जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिस तरीके से रेसिस्टर में रेसिस्टेंस होता है आर से लिखते हैं, ओम्स लॉ में आप इसको पढ़ते हैं रेसिस्टेंस को, उसी तरीके से ऑल्टरनेटिंग सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा है तो उसके अंदर जो करंट के लिए अपोजिशन रुकावट आएगी उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर क्वाइल लगा, इंडक्टर क्वाइल, तो उसके अंदर जो अपोजिशन आएगा करंट के पाथ में उसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। उन दोनों का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, कैपेसिटिव यानी कैपेसिटर के लिए 1 अपॉन ओमेगा सी और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी आ सकता है। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जब एलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होता है तब वहां रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर लिखा हो तो ओमेगा आर इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एलसी, और सिर्फ लिखा हो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वर्ड का यूज नहीं करा गया हो बच्चों, तब आपको न्यू आर लिखना है। कुछ किताबों में न्यू नॉट भी लिखा रहता है। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 पाई रूट एलसी, मतलब ये एलसी वाले में यहाँ 2 पाई लग जाएगा। और कमेंट में बताइए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। तो जब आप ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई न्यू, 2 पाई मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो न्यू वाला फॉर्मूला यानी फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला बन जाता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आप 2 पाई के बिना रूट एलसी लिखेंगे। एवरेज पावर, ऑल्टरनेटिंग सर्किट में जो एवरेज पावर है बच्चों, PAV इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। एनर्जी स्टोर्ड इन क्वाइल, इंडक्टर क्वाइल, स्प्रिंग जैसा क्वाइल, उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसके लिए फॉर्मूला हाफ LI²। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था लास्ट ईयर, तो ये फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। कई लोग ये वीडियो देखते देखते सोच रहे होंगे सर इतनी ढेर सारी चीजें कहां से याद करेंगे। देखो, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, भाई आपने साल भर में कुछ तो फिजिक्स पढ़ी होगी, तो ये सारे चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सब पढ़ी पढ़ाई है, बट इनको हम लोग छोटा समझ के थोड़ा इग्नोर करते रहते हैं। आज उसी को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर आपने एक सिर्फ सरसरी निगाह से भी एग्जाम वाले दिन इसको देख लिया तो भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला। मतलब अगर आधे घंटे की वीडियो है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके 15 मिनट में 20 मिनट में इस वीडियो को देख के जाते हो तो आप देखना आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प मिलेगी, आप ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। डिस्प्लेसमेंट करंट, कई बार इसका डेफिनेशन और विथ साथ में फॉर्मूला पूछा जाता है,
तो डिस्प्लेसमेंट करंट ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। स्नेल्स लॉ सभी ने सुना होगा, म्यू टू वन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ म्यू टू वन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन होता है म्यू इक्वल्स टू 1 बाई साइन आईसी। आईसी को ही बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला फेमस फॉर्मूले हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, और इस प्लस की जगह बीच में माइनस लगा दो तो ये लेंस फॉर्मूला हो जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इन सब के मैग्नीफाइंग पावर और ट्यूब की लेंथ के फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं। कुछ मैंने यहां लिख रखे हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर है 1 प्लस डी बाई एफ। अच्छा, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर का जो जनरल फॉर्मूला जो सभी इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर लगता है, वो होता है m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। बीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ विजन ऑफ इमेज, अल्फा को बोलते हैं एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी जब आप स्पेशली सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और रिजल्ट ये आएगा। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको m इक्वल्स टू m नॉट इंटू एम ई, MO बोलेंगे इसको। MO का मतलब हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ME का मतलब हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के इक्वल होगा। इसी का नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों V नॉट U नॉट D अपॉन UE विथ नेगेटिव। और अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने तब ये फॉर्मूला होगा माइनस का VO अपॉन UO ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन FE। अगर फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इंफिनिटी पर है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप UE की जगह यहाँ FE लिख देंगे। M बराबर माइनस VO अपॉन UO इंटू डी अपॉन FE हो जाएगा। फिर इसी तरीके से, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, आप चाहें तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए भी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले, मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले याद कर सकते हैं। इसी चैप्टर में बच्चों 9th चैप्टर में लेंस मेकर फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और लगभग हर 1 साल 2 साल के गैप में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इस साल भरपूर चांस है कि लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल आने वाला है। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद करते हो तो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, प्लस आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल में भी काम आने वाला है। फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 बाई R2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इसका तो डेरिवेशन भी पूछा जाता है। म्यू इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन होल अपॉन साइन ए बाई टू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला प्रिज्म के लिए। इसके अलावा बच्चों इक्वेशन ऑफ वेव वेक्टर के, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं वेव वेक्टर कांस्टेंट, के इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा। एनर्जी ऑफ फोटोन, 11th चैप्टर में जब आप जाएंगे तो वहां पर आप फोटोन के बारे में पढ़ते हैं। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी फॉर्मूला और वेवलेंथ के फॉर्म में फॉर्मूला। इसके अलावा एच जो है इसको हम प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, और सी इसमें आया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव का वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी। एमवी को बोलते हैं मोमेंटम, तो यहां से फॉर्मूला बनेगा एच अपॉन पी। कई बार आपसे पूछेंगे कि मैटर वेव के मोमेंटम का फॉर्मूला लिखो, तो फिर आप क्या करोगे, पी इधर ले आना, लैम्डा अपॉन में ले आना, यानी पी बराबर एच अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों आइंस्टीन्स इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टीन का इक्वेशन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। बोर्स क्वांटम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 2 मार्क्स 1 मार्क्स कई जगहों पर देखने मिलेगा। फॉर्मूला याद करिए, स्टेटमेंट याद करिए, फॉर्मूला फिलहाल सामने है। बोर्स क्वांटम कंडीशन होता है, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं इसको, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, और बोर का जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन है h न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो बोर्स क्वांटम कंडीशन और फ्रीक्वेंसी कंडीशन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, 1 वर्ड 1 सेंटेंस में पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स में आपसे दोनों कंडीशंस लिखने के लिए बोल सकते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और लास्ट में बच्चों वेव फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा।
वेव फ्रीक्वेंसी यानी वेव की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी है सॉरी वेवलेंथ का अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो उसको वेव नंबर कहते हैं, यानी वेव नंबर इक्वल्स टू आएगा 1/लैम्डा। तो ये बच्चों लगभग 40 फॉर्मूलों की लिस्ट। फिजिक्स में फॉर्मूले तो सैकड़ों हैं, सैकड़ों याद कर लेते हैं, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये 40 तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। छोटी मगर मोटी बात है। यूनिट कन्वर्जन, कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, जहां यूनिट कन्वर्जन होगा, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आपसे पूछा जा रहा होगा। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और एनर्जी का जो एसआई यूनिट है बच्चों होता है जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। 1 फेरेड को अगर आप स्टेट फेरेड में कन्वर्ट करते हैं, फेरेड एसआई यूनिट है, स्टेट फेरेड सीजीएस यूनिट है। जनरली ज्यादातर जगहों पर आपको यूनिट कन्वर्जन एसआई से सीजीएस में भी देखने मिलता है। तो 1 फेरेड में 8.99 अप्रॉक्स में, कई किताब वाले इसको 9 भी लिखते हैं, 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड। 8.99 याद कर लो या 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड। और कई बार फिलअप में ये क्वेश्चन मैंने देखा इस तरीके से आएगा, 1 फेरेड इक्वल्स टू 1 कूलॉम, और अपॉन में डैश 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 करेंगे, यानी स्पेस छोड़ देंगे, वहां पर आपको क्या भरना रहेगा, 1 वोल्ट। इसी तरीके से बच्चों 1 कूलॉम, एक कूलॉम को अगर स्टेट कूलॉम यानी सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करें, स्टेट कूलॉम को ईएसयू भी कहते हैं, तो इसका वैल्यू आता 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू, या फिर स्टेट कूलॉम लिख सकते हैं आप। 1 वोल्ट बच्चों 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ये 10th में भी पढ़ते हैं हम लोग, हो सकता है ये भी आ जाए। कुछ एग्जांपल्स ऑब्जेक्टिव में आपको एक आध दो नंबर के क्वेश्चन एग्जांपल्स के ऊपर भी देखने मिलेंगे, जैसे कि ओमिक रेसिस्टेंस। लगभग सभी मेटल्स को हम लोग ओमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, तो ओमिक रेसिस्टेंस के एग्जांपल के ऊपर जैसे क्वेश्चन बना दिया कि कॉपर, ट्रू फॉल्स में कॉपर इज एन ओमिक रेसिस्टेंस, तो आपको लिख के आना ट्रू। कॉपर एक मेटल है, तो ये ओमिक रेसिस्टेंस या ओमिक कंडक्टर है। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होंगे, ओमिक रेसिस्टेंस। नॉन ओमिक रेसिस्टेंस जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक और ओमिक का मतलब जो ओम्स लॉ ओबे करे ओमिक रेसिस्टेंस, जो ओम्स लॉ ओबे ना करे उसको नॉन ओमिक रेसिस्टेंस बोलेंगे। सेमीकंडक्टर्स पर ओम्स लॉ नहीं लगता, थर्मिस्टर्स पर ओम्स लॉ नहीं लगता, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट आपके घरों में लगे हैं, ये नॉन ओमिक रेसिस्टर्स हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। वैक्यूम ट्यूब्स एक्सेट्रा। इसी तरीके से बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे आपसे पूछेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटी मिलाते हैं तो वो बनता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं और इम्प्योर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एन टाइप और पी टाइप अगर आपने पढ़ा होगा, तो एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है, पी टाइप के लिए ट्रायावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर लॉज और डिस्कवरीज। कुछ साइंटिस्ट, खास वैज्ञानिक जिनने ये पूरी फिजिक्स गढ़ी हुई है, पूरी फिजिक्स बनाई, उनके नाम और उनकी जो डिस्कवरीज है, यानी उनने अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है, कोई लॉ बनाया है, कोई प्रिंसिपल थ्योरी बनाई है, कोई इक्वेशन डिराइव करा है, तो मैंने लिस्ट में कुछ लोगों के नाम लिख रखे हैं। जैसे कूलॉम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की खोज किसने करी, कूलॉम ने। डी ब्रॉगली ने क्या करा बच्चों, उनने खोजा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन या फिर मैटर वेव। लेंज का लॉ आपने पढ़ा होगा, इसको मैं भस्मासुर का नियम भी कहता हूं। तो लेंज लॉ, इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए ये लॉ बनाया गया था। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी करी थी मैक्सवेल ने। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग ने खोजा था, थॉमस यंग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मास एनर्जी रिलेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये दोनों आइंस्टीन ने खोजे थे। मास एनर्जी रिलेशन जो होता है E = mc², और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी जब किसी मेटल पर फोटॉन्स इंसिडेंट करे जाते हैं, लाइट इंसिडेंट करी जाती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए एक इक्वेशन बनाया था आइंस्टीन ने। तो ये दो डिस्कवरीज आइंस्टीन के हिस्से में। IR रेज, हाँ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 कैटेगरी में डिवाइडेड है। उन सातों के डिस्कवरर के नाम आप चाहें तो पूरे सभी के नाम याद कर लीजिए, बेटर रहेगा, या फिर यहां पर एक दो के नाम मैंने लिखे, जैसे IR रेज, तो ये डिस्कवर करा था हर्सेल ने, हर्सेल नाम के वैज्ञानिक ने IR रेज। इसी तरीके से विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट न्यूटन को इसका श्रेय दिया गया कि न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो ऐसे टोटल 7 है, तो आप चाहे तो सातों पढ़ लीजिए। 8वां है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये एटम वाले चैप्टर 12th चैप्टर में आपको मिलेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था रदरफोर्ड ने। ठीक है बच्चों, आगे फेराडे, फेराडे का नाम फिजिक्स में ना आए तो फिजिक्स ही नहीं। तो फेराडे ने बहुत महान काम करे। आज आप पंखे की हवा खा रहे हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपके घर में हैं जो घूम कर चलते हैं, उन सभी को बनाने में फेराडे का लॉ लगता है। तो फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ, 2 लॉज है वहां पर। एक लॉ के ऊपर अपन ने फॉर्मूला भी लिखा था, E = d∅/dt। नेक्स्ट है बच्चों हाइगन। तो हाइगन ने बनाया था थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स या वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट में वेव का भी, हम लोग लाइट को रे मान के चलते थे, हाइगन ने बताया कि नहीं, इसको हम वेव भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वेव नेचर ऑफ लाइट, और ये चीज बताने के लिए उनने जो थ्योरी दी थी उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। नेक्स्ट है प्लांक। प्लांक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की खोज करी थी। अगला नाम है बच्चों रॉन्जन। तो मैंने यहां पर लिस्ट में भी हर्सेल का नाम लिया था, IR रेज। रॉन्जन ने एक्स रेज की डिस्कवरी करी थी। न्यूटन ने विजिबल लाइट की डिस्कवरी करी थी। न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी बच्चों J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। ऐसे आप 2, 4, 6 साइंटिस्ट के नाम चाहे तो और भी सर्च करिए, याद करिए उनकी डिस्कवरीज, उनके लॉज। वैसे आपका काम इस लिस्ट से हो जाएगा। कुछ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं बच्चों। मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वैसे तो आप देखेंगे तो 11th 12th फिजिक्स मिलाकर ढेरों ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम तरह तरह के मेजरमेंट्स करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में, थ्योरी वाले सिलेबस में, प्रैक्टिकल को अगर साइड करें तो वहां पर 2-4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका बार बार नाम आएगा, तो आपको मालूम होने चाहिए, और उनसे हम क्या मेजरमेंट्स करते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे अमीटर का यूज करते हैं करंट का मेजरमेंट करने के लिए। वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर से आप करंट, वोल्टेज, EMF, इन सब का मेजरमेंट कर सकते हैं। मीटर ब्रिज का यूज करा जाता है अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। पहले चैप्टर में एक टॉपिक है छोटा सा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग डिटेक्शन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को किसी मटेरियल पर है या नहीं है, इसका डिटेक्शन करते हैं। इसके अलावा बच्चों माइक्रोस्कोप है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। टेलीस्कोप है, दूर की चीजों को जूम करके, बड़ा करके क्लियरली देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। कई तरह के टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप भी हैं। तो ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें से कुछ मीजरिंग है और कुछ किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए गए हैं। तो ये भी अगर आपको याद है तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों लगभग पूरी कैटेगरी में जो मेन चीजें थी, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में, बोर्ड एग्जाम में, पेपर में दिखने वाली है, उनको लगभग सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करा है। एक सलाह होगी मेरी कि आप ये तो पढ़ें ही, लेकिन इसके अलावा अगर आपने नोट्स बना रखे, आपके पास नोट्स हैं, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, मैं बच्चों को जब नोट्स बनाता हूं तो हर टॉपिक से छांट कर कुछ नोट पॉइंट्स लिखवाता हूं। ऐसे नोट पॉइंट्स अगर आपके नोट्स में हैं तो आप उनको भी रीड करो, वहां से भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अगर आपके पास कोई गाइड है जो बोर्ड एग्जाम के को टारगेट करके, छोटी छोटी गाइडें MP बोर्ड में ढेर सारी चलती हैं, अगर वो आपके पास है तो आप सिर्फ और सिर्फ उन सभी का एक बार रीडिंग लगा लो, सारे ऑब्जेक्टिव का। आपको वैसा नहीं कि एक होता ना रटने बैठ गए, टाइम कंज्यूम होगा। आप क्या करिए, थोड़ा कंसंट्रेट होकर, रिलैक्स होकर, एक तरफ से सारे ऑब्जेक्टिव केवल रीड करते जाओ। हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है और ये एग्जाम टाइम पे कुछ ज्यादा तेज चलने लगती है।
तो अगर आपने एक बार देख भी लिया ना तो उसका आंसर माइंड में रह जाता है। बोर्ड एग्जाम में जब आप जाओगे अगले दिन तो कई चीजें जो आप रात में पढ़ के आओगे, मॉर्निंग में उठ के पढ़ा होगा, वो तुरंत रिमाइंड हो जाती है और आप उसका आंसर दे देते हो। तो इस तरीके के अगर छोटे छोटे काम करेंगे बच्चों तो आप 28 नंबर बहुत होते हैं। और मैंने एक चीज देखा है कि जो लोगों का टारगेट 90 प्लस है, मतलब आप चाहते हैं कि टोटल 90 के ऊपर नंबर हमें मिले, तो एक तो आपको प्रैक्टिकल में स्कूल वाले 29-30 नंबर दे दें। फिर दूसरा, ऑब्जेक्टिव आपके ज्यादातर सही होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ही गलतियां होती हैं क्योंकि छोटे क्वेश्चन होते हैं, कई बार दिमाग क्लिक नहीं करता कि इसका जवाब क्या होगा, हम तुक्केबाजी करते हैं, गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, तो वहां पर आपके मार्क्स कटते हैं। तो अगर हमारा टारगेट 90 या उससे ऊपर है तो वहां पर ऑब्जेक्टिव्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो आप इस वीडियो को, इसमें काफी मेहनत करी हम लोगों ने, पूरा लिख लिख कर, छांट छांट कर, गाइडों में से, बुक्स में से, अपने नॉलेज से सारी चीजें यहां पर उतारने की कोशिश करी है। अगर आप पूरी ईमानदारी से इस पर काम करते हो, उसको देखते हो, चीजों को याद करते हो, समझते हो, तो 28 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों, फिजिक्स के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करिए, अच्छे नंबर ले आइए, अच्छे रिजल्ट ले आइए और जिंदगी में तरक्की कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।